हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे आज के एपिसोड में। तो आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं जिसमें से आपका 30 MCQ रहेगा। MCQs तो 2 नंबर या 3 नंबर या और 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि से किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद विधि द्वारा भी किया जाता है, आय विधि द्वारा भी किया जाता है, व्यय विधि द्वारा भी किया जाता है तथा डी उपयुक्त सभी। इसमें लगभग सभी होगा। मुद्रा की प्रति M1 में शामिल नहीं है। M1 में कौन सा शामिल नहीं है? जो जनता के पास करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, बैंकों की नकदी, टाइम डिपॉजिट। तो मुद्रा की पूर्ति में कौन सा सम्मिलित है? तो ये 3 सम्मिलित है और डी हमारा टाइम डिपॉजिट ये सम्मिलित नहीं है। टाइम पे जरूरी नहीं है, ये टाइम होगा से ठीक है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। राजकोषीय घाटा को अगर आपको निकालना है तो कुल व्यय जितना भी वर्ल्ड रहेगा, जितना भी व्यय रहेगा यानी खर्च रहेगा तथा जितना भी उसकी प्राप्ति होगा उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका राजकोषीय घाटा उत्पन्न हो जाएगा। व्यापार शेष में शामिल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल है। तो केवल हास्य मुद्दे तथा केवल पूंजीगत लेन देन तथा लगभग इसमें सभी नहीं दिए ना, केवल हास्य मुद्दे शामिल है। 5वां क्वेश्चन आता है कि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति MPC हमेशा होती है तो 0 से 1 के बीच होता है। इसमें आता है भारत की मुद्रा का अवमूल्यन डेवल्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत की मुद्रा का किसके द्वारा? तो सरकार द्वारा किया जाता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यह हाथ से हाथ की अवधारणा किसने दी? इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी? तो अडम स्मिथ है जो इनविजिबल हैंड की अवधारणा दी थी। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नोट जारी करना, साख नियंत्रण, व्यापारी बैंक का सफर, सीधा जनता को शरण देना। तो डी सीधा जनता को शरण देना। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य यानी सीधा जनता को शरण नहीं देता। मांग की लोच की अवधारणा दी गई थी तो मार्शल द्वारा मांग की लोच की अवधारणा दी गई थी। GNP शामिल होता है तो विद्युत से प्राप्त शुद्ध साधन आय से द्वारा शामिल होता है। GNP ग्रेस नेशनल प्रोडक्ट। भुगतान शेष हमेशा होती है तो सदैव संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैंक रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति APC हो सकती है तो 1 से अधिक या कम हो सकती है। औसत उपभोग 1 से अधिक या कम हो सकती है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। किस आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं? तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। यह प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। राजस्व घाटा बराबर क्या होता था? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचय है, मूल्य का मापक है, उपरोक्त सभी। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मांग का संकुचन। किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ता है तो मांग में परिवर्तन आ जाता है, मांग का संकुचन कहते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1996 में कितने उद्योग को शेड्यूल ए में रखा गया था? तो 17 उद्योग को शेड्यूल ए में रखा गया था।
चालू खाता में शामिल होता है। चालू खाता में क्या शामिल होता है? निर्यात और आयात दोनों चालू खाता में शामिल होता है। तब भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र समृद्धि का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र समृद्धि का विज्ञान है। पूर्ति का नियम क्या बताता है? पूर्ति का नियम बताता है कि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध है, यह पूर्ति का नियम बताता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी क्या है? तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू प्लस मूल्यह्रास। मानव विकास सूचकांक एचडीआईपी शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सा शामिल है? बेरोजगारी दर नहीं शामिल है। तो एकाधिकार बाजार की विशेषता है। एकता विक्रेता अनिक्रेता। विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज रेट निर्धारित होता है तो मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध को किसने स्पष्ट किया? तो इसको स्पष्ट किया माल्थस द्वारा स्पष्ट किया गया था। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये जितना भी हम लोग ओबीसी एमसीक्यू देखे हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपसे एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 2 नंबरीय क्वेश्चन आता है जिसको लगभग 30 शब्दों में देना पड़ता है। तो राष्ट्रीय आय एवं घरेलू आय में अंतर, ये क्वेश्चन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। IMP इसको मान लीजिए IMP, क्योंकि यह 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर तथा 2 नंबर में भी आ सकता है। तो दूसरा आता है मांग की लोच। मांग से जितना भी क्वेश्चन आता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है राजकीय घाटा राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में अंतर स्पष्ट करें। अंतर ये हम MCQ में भी देख चुके हैं, यानी इन सब को ध्यान से अपना हल कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बैंक दर और रेपो दर में अंतर क्या है लिखें, तथा व्यापार शेष और भुगतान शेष में 2 अंतर लिखें, और उत्पादन की सीमा दर MRTS क्या होती है। ये है हमारा 6 क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको करना होगा। अब आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको लगभग 150 शब्दों, इसमें 60 या 80 शब्द दिए हैं, लेकिन 150 शब्दों में आपको लिखना होगा एग्जाम के दृष्टि से। मुद्रा के प्रमुख कार्य, ये हमारा प्री बोर्ड में आया था, हम लोग के जो स्कूल है उसमें प्री बोर्ड में ये आया था, तथा उससे हमारा 2 नंबरिया का पहला क्वेश्चन भी आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जेक बोर्ड में, अगर देखा जाए तो कोई भी बोर्ड में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले केंद्रीय बैंक के किन्हीं 3 कार्यों, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। केंद्रीय बैंकों के किन्हीं 3 कार्यों को लिखें। पूर्ति के नियम की परिभाषा दें, पूर्ति की वक्र खींचे। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव विकास सूचकांक HID के अंकों को बताइए, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और औसत उपभोग प्रवृत्ति APC में संबंध बताइए। दोनों को डिफरेंस बताना है कि क्यों 2 है। भारत में गरीबी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। ये भारत से रिलेटेड है, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। तब अब आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में 4 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को समझाइए। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को समझाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मांग के नियम की व्याख्या करें और मांग के वक्र खींचें, अपवाद का उल्लेख करें। मांग, हमने बोला था आपको कि मांग से जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता जो चैप्टर है हमारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उससे आप हर क्वेश्चन कर लीजिएगा। विभिन्न प्रकार के बाजार और पूर्ण प्रतिस्पर्धा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के लक्षण बताएं, इसको भी कर लीजिएगा। तो भारत में सुधार 1951 के उद्देश्य तथा प्रमुख सुधारों को वर्णन करें, ये इम्पोर्टेंट। IMP, ये सब क्वेश्चन को IMP कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर और भी वीडियो आपको चाहिए, और भी चैप्टर का चाहिए, तो इस वीडियो में कमेंट करें, और अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज जाता है तो हम वो भी डालते हैं,
वो भी PDF डाल देंगे, साथ ही PDF भी आपको हम पार्सल कर देंगे। इसीलिए इस सब क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।